कल कल यहाँ तक हमने किया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2। इसलिए निरंतर वोल्टेज आपूर्ति करने के लिए जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड की विशेषताएं तापमान पर निर्भर होती है। ठीक है, ये डायोड के नुकसानों में से एक है, लेकिन यह भी एक फ़ायदा है। अगर आप तापमान मुआवजा बनाना चाहते हैं तो भी एक फ़ायदा यह पाया जाता है कि यदि आईडी स्थिरांक यदि आप एक डायोड के वर्तमान स्रोत से चलाते हैं तो आप एक धारा आईडी को इंजेक्ट करते हैं तो वीडी तापमान के साथ 0 से 2 मिलीवॉट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बदलता है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। डीवीडी बटा dt लगभग -2 किलोवाट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरी की और यदि बीडी स्थिर है तो आईडी बीडी स्थिर है, जिसका अर्थ है आप डायोड को निरंतर वोल्टेज आपूर्ति के साथ चलाते हैं तो DI dt लगभग 0.072 एम्पियर प्रति है डिग्री सेंटीग्रेड। जीरो 0.072 और अंगूठे का नियम आंकड़ा भी याद रखना चाहिए। अंगूठे का नियम ये बताता है यदि तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए वर्तमान दोगुना हो जाता है तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए आईडी दोगुना हो जाता है। ठीक है, ये दो आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और इसे याद रखना चाहिए। कुछ ही मिनटों में मैं आपको इस भौतिक घटना की याद दिलाता हूँ। जो बीजीटी में बहुत संक्षेप में घटित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजीटी के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं और विशिष्ट होने के लिए एक NPN ट्रांजिस्टर 2 जंक्शन होते हैं, जो कि 2 डायोड NP और PN का विरोध। हालांकि ये धातुकर्म जंक्शन है। ये केवल इतना नहीं है कि एक सामग्री को एक दूसरे के करीब लाया और रखा जाता है। एक है कि दूसरे शब्दों में N के प्रकार सामग्री में फैली हुई है। निर्माण के विवरण पर दूसरे पाठ्यक्रम में विचार किया जाएगा, जो आपको 3 या 4 साल में मिल जाएगी। यह IC टेक्नोलॉजी है और उपकरणों का विवरण एक अन्य पाठ्यक्रम भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उपलब्ध होगा, तो हम उनमें नहीं जाएंगे। जो हम रुचि रखते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मॉडल प्राप्त करने के सक्षम होने के लिए हमें थोड़ा सा भौतिकी को समझना होगा, और यही वह जगह है जहां हम इसे छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए डायोड में हमें सर्किट मॉडल का साथ वृद्धिशील प्रतिरोध टुकड़ाकर रैखिक मिला। अब यहाँ एक NPN ले रहे हैं क्योंकि NPN आमतौर पर PNP की तुलना में अधिक उपयोगी हो जाता है और जो सामग्री उपयोग की जाती है वह सिलिकॉन। ठीक है, इसलिए हम एक सिलिकॉन PNP ट्रांजिस्टर और हम टर्मिनलों को EB और C एमिटर बेस और कलेक्टर के रूप में निरूपित करते हैं। 3 टर्मिनल, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का प्रतीक यह है। अब यह आप इस तस्वीर का महत्व जानते हैं। यह एमिटर में करंट की वास्तविक दिशा है। उदाहरण के लिए एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड होना होगा, यानी हमारे यहाँ एक नकारात्मक होगा और यहाँ एक सकारात्मक होगा। हम इसे VEE कहते हैं। एक बैटरी को जोड़ा गया है। एक बिजली की आपूर्ति को जोड़ा जाना है ताकि एमिटर बेस जंक्शन होने से फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि P को प्लस सप्लाई से जोड़ा जाना चाहिए और N को नेगेटिव सप्लाई से जोड़ा जाना चाहिए। फिर करंट का क्या होता है? करंट स्वाभाविक रूप से इस तरह होता है। ठीक है, यह इस तरह आता है और फिर बैटरी से चला जाता है। मुझे खेद है कि यह इस तरह आ जाता है। यह आधार से ऊपर जाता है। वर्तमान धारा पारंपरिक रूप
से सकारात्मक आवेशों की गति की दिशा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलते हैं तो करंट से सकारात्मक होता है, इस तरह जाता है, पी के माध्यम से एन तक जाता है और एमिटर टर्मिनल तक यह बाहर आता है। और इसी तरह रहे। यदि यह एक पीएचपी है तो तीर के अंदर की ओर इंगित किया जाना चाहिए, ठीक है। यह एक लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार में पूछा जाता है, ट्रांजिस्टर के लिए इस तरह का प्रतीक क्यों है? तीर का क्या महत्व है? क्यों एक एनपीएन में यह बाहर की ओर इशारा करता है जबकि पीएनपी अंदर की ओर इशारा करता है, ठीक है। और फिर कलेक्टर जंक्शन आमतौर पर उल्टा पूर्वाग्रह होता है, यानी एन सकारात्मक होगा और पी नकारात्मक होगा। यह एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कनेक्शन है। और वास्तव में क्या होता है कि अल्पसंख्यक यहाँ पर वाहक होते हैं। मुझे खेद है कि बहुसंख्यक वाहक के में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बाद से इस दिशा में प्रवाहित होने की वाले इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की आधार से माध्यम से पी प्रकार के क्षेत्र के अंतक्षिप्त होते हैं। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ कुछ छिद्रों से मिलते हैं, इसलिए उनमें से कुछ फिर से जुड़ जाते हैं और यह पुनर्संयोजन बेस करंट के रूप में आता है। हम अगली बार थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन पुनर्संयोजन करते हैं। आधार क्षेत्र इतना पतला होता है कि पुनर्संयोजन के लिए बहुत कम समय होता है। इलेक्ट्रॉन आधार को पार करने की जल्दी में है। पार करने के बाद वे कलेक्टर क्षेत्र में आते हैं और कलेक्टर क्षेत्र में वह बहुसंख्यक वाहक है। क्या यह सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि यह भी एन और क्योंकि यह एक सकारात्मक क्षमता है, वे कलेक्टर द्वारा आकर्षित होते हैं। भले ही बाढ़ आने के कारण इंजेक्शन के कारण कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, यह बाढ़ को बाधित नहीं कर सकता, यह बाढ़ को अंदर आने देता है। इलेक्ट्रॉन की बाढ़ तो कलेक्टर द्वारा इलेक्ट्रॉनों में एकत्र किया जाता है और यह कलेक्टर वर्तमान का गठन करता है और इसलिए कुल उत्सर्जक धारा यहाँ कोई पुनर्संयोजन नहीं था। और यदि सभी इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट किया गया तो सभी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित किया था। यदि उन सभी को कलेक्टर द्वारा एकत्र किया जाता है तो दोनों धाराएं समान होती है। ना आई और आई सी समान होते हैं, लेकिन पुनर्संयोजन के कारण ऐसा नहीं है। और क्योंकि कुल उत्सर्जक धारा केवल इलेक्ट्रॉन धारा नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन धारा और छिद्र धारा, और इसलिए आईसी आमतौर पर आई से कम होता है। और अनुपातिकता स्थिरांक को अल्फा आई द्वारा दर्शाया जाता है और अल्फा एकता के लगभग बराबर होता है, लेकिन काफ़ी नहीं। यह बिल्कुल एकता नहीं है। हम अपने समय के अंत में हैं, इसलिए हम इसे अगली बार जारी रखेंगे। धन्यवाद।
दो हजार चार में द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर डीसी मॉडल की समीक्षा पर यह दूसरा व्याख्यान है। जैसा कि हमने पिछली बार शुरू किया था, और हम फील्ड इफेक्टर जनरेटर के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं सभी का नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और यह अगर आपको आश्चर्य हो तो केवल मेरी इच्छा के अनुसार है। जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, बीजेटी एक उत्सर्जक है, यह एक संग्राहक है। और यह आधार है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधार एक बहुत ही पतला क्षेत्र है और समान रूप से सक्रिय क्षेत्रों उत्सर्जक आधार जंक्शन आगे की ओर पक्षपाती होती है। यह नकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा और सकारात्मक टर्मिनल के आधार के साथ आधार है। पूर्वाग्रह कलेक्टर पर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, जिसका अर्थ यह है कि नकारात्मक है। और यह सकारात्मक चालन तंत्र यह है कि उत्सर्जक इलेक्ट्रॉनों को एन क्षेत्र में इंजेक्ट करता है, जिनमें से अधिकांश पी क्षेत्र में गुजरते हैं। और क्योंकि जिनमें क्षेत्र पी पतला इलेक्ट्रॉन एन के क्षेत्र में हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को तब सकारात्मक क्षमता द्वारा एकत्र किया जाता है। बैटरी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का मूल संचालन है। जहाँ बहुसंख्यक वाहक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है, और यह भी इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस दिशा में बहने वाली उत्सर्जक धारा, इस दिशा में बहने वाली उत्सर्जक धारा, चलो इसे कहते हैं ई से छोटा कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कैपिटल ई। मैं 1 मिनट में नोटेशन समझाऊंगा। एमिटर करंट के इलेक्ट्रॉन करंट है, साथ ही होल करंट भी का होता है, क्योंकि यह इससे छेद होते हैं, अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में अंतर छिपते हैं, वे कुल उत्सर्जक का केवल एक भाग बनेंगे। इसलिए यदि आप इसे अनुपात इलेक्ट्रॉन धारा के रूप में परिभाषित करते हैं, जो कुल उत्सर्जक धारा विभाजित आधार के अंतःक्षेपी आधार इलेक्ट्रॉन धारा में इंजेक्ट किया जाता है, तो इस अनुपात को उत्सर्जक दक्षता कहा जाता है, और इसे गामा द्वारा निरूपित किया जाता है। यह अनुपात आमतौर पर एकता के करीब होता है। 0.99 एक विशिष्ट आंकड़ा है। यह अच्छे ट्रांजिस्टर के विशिष्ट आंकड़ा है। इसका कारण यह है कि छिद्र अल्पसंख्यक होते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन धारा की तुलना में छिद्र धारा नगण्य होती है। और अधिकांश धारा जो पी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इलेक्ट्रॉन धारा या उत्सर्जक दक्षता, और फिर जिन इलेक्ट्रॉन को आधार में अंतःक्षिप्त किया जाता है, वे सभी पार नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ बहुसंख्यक वाहक के साथ संयोजन करेंगे, जो कि पी क्षेत्र में छेद है, ठीक है। इंजेक्ट किए गए कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में छिद्रों के साथ जुड़ जाएंगे, और यह संयोजन पुनर्संयोजन बेस करंट BIB बेस करंट के रूप में समान रूप से प्रकट होता है। यदि कोई पुनर्संयोजन नहीं है तो बेस करंट 0 होगा, लेकिन चूंकि पुनर्संयोजन क्षमा है, इसलिए एक आधार धारा ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिन्हें आधार क्षेत्र में अंतःक्षेपित किया जाता है, वो है छिद्रों के साथ पुनर्संयोजन, और इसलिए संग्राहक तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संग्राहक तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्सर्जक क्षेत्र से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। यदि इस अनुपात में BTF
कहा जाता है। बेस ट्रांसफ़र फैक्टर कलेक्टर तक पहुंचाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बेस में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से विभाजित होता है जो बेस में उत्सर्जित होता है। संग्राहक तक पहुंचने वाले इस अनुपात के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से विभाजित करके इस अनुपात में बेस ट्रांसफ़र फैक्टर कहा जाता है। और यह भी एकता के बहुत करीब है। एकता के बहुत करीब 0.99 एक विशिष्ट आंकड़ा है, क्योंकि बेस करंट सामान्य रूप से बहुत छोटा होता है। इसका कारण यह है कि इन इलेक्ट्रॉनों को छिद्रों के साथ संयोजन में बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम समय उपलब्ध होता है, क्योंकि उन्हें कलेक्टर की सकारात्मक क्षमता के आह्वान का जवाब देना होता है। तो वे मजबूर हैं, वो एक बाढ़ की तरह जो है जो उसे बाधा को पार करती है। उनमें से कुछ छेदों द्वारा बेस करंट में खाने के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। तो यह बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर भी लगभग 1 के बराबर है। और फिर कलेक्टर करंट जो है कि पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव की दिशा है, इस दिशा में होगा। और आप देख सकते हैं कि समान रूप से यदि IBO के बराबर है तो कलेक्टर करंट चाहिए उत्सर्जक धारा के बराबर हो। लेकिन IB के कारण इस अनुपात के कारण छिद्रों के कारण भी चालन का योगदान होगा। बस इतना ही, आगे आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है पूरा NDL नाम का है डिक्शनरी।